हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, बुरा मत मानना आज। थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर सकता हूं इंडिया और इंडियन लीडरशिप को भी, है ना। तो वो मैं नहीं करूंगा। मैं जिस रिपोर्ट को आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं, उसने उस चीज को किया हुआ है ना। एम्बिशियस होना, पहले मैं भूमिका बता देता हूं, क्योंकि आप लोग कमेंट में बहुत है ना, अजीब सी बात भी लिख देते हैं, जो मुझे हर्ट करती है। इसलिए अपने आप को अच्छा कहना अच्छी बात होती है, कॉन्फिडेंस रहना। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना और अपने आप को ही सब कुछ मानने लगना, नहीं है। हम ही सुपर हैं और हम ही सब कुछ है। ये कहीं रियलिटी से अपने आप को एक दूर कर देता है, जिसमें आप इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने लगते हैं। इसलिए ये रियलिटी भी जरूरी है। नरेंद्र मोदी एक लीडर है ना। वो लीडर है। लीडर मीन्स है कि उसके पास एक विजन होता है ना। लीडर मीन्स होता है विजन होता है। वो जो चीज नहीं है, हम नहीं, हमारे पास जो चीज है उसको भी होने का वो एहसास कराता है, और फिर वो पूरे कंट्री को एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे करके मूव कराता है ना। अलग अलग मिशन हर दिन रखता है, अलग अलग अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, यूथ को एनर्जेटिक रखने के लिए अलग अलग मिशन फॉरकास्ट करता है ना। ये लीडर्स की क्वालिटी होती है। सुपर पावर हो जाएंगे, सुपर पावर हैं, ये हमारी इन्फ्लुएंस इतनी बढ़ गई है, उतनी बढ़ गई है, ये है वो है, ये सारी चीज की जाती है ना, लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखने के लिए, है ना। अदरवाइज हम ये कहना शुरू कर दें कि हमारा देश तो ये है वो है, गरीब तंगी बदहाली में है, ये वो, तो एक नेगेटिव एनर्जी कंट्री में क्रिएट हो जाती है। फिर नेगेटिव एनर्जी कंट्री को सिंक करने लगता है। जरूरी है कि अगर आप फ्लोट करना चाहते हैं, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव ऑलवेज, जब भी जाकर के आप ग्रोथ करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की बड़ी अच्छी स्टाइल है, जानता वो भी है सच। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है। तभी तो कहता है कि हम विकसित भारत का प्रोजेक्ट हम 47 में रखे हुए हैं, है ना। तो अगर जानता है ना, अभी तो मैंने स्टार्टअप टेकअप लिया है, टेक ऑफ किया हुआ, अभी भी वो कहता है ना टेक ऑफ किया है। जब भी हम सुपर पावर कहने लगे हैं अपने आप को, बात समझने की कोशिश करो। सुपर पावर कहने लगे हैं अपने आप को, नहीं। इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, ये हो, नेवल बेस से वो तैयार करना, पूरा स्ट्रेटजी बनाना, ऑटोनॉमी की बात करने लगे हैं, नहीं। जो हमारी वीडियो देखते होंगे उनको ये सारी बातें मैं बहुत दिन से बोलता आ रहा हूँ, है ना। ये एक पॉजिटिव अप्रोच बनाना, दैट्स वेरी नाइस थिंग। लीडर्स जो विजनरी होता है वो करता है ऐसा। उसका क्रिटिसिज्म भी होता है कि ये करता है, वो करता है, गलत करता है, सही करता है, ये होता है ना। पब्लिक फिगर सब्जेक्ट टू द क्रिटिसिज्म, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। ये होता है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। अब ये एशियन एशियान जो है, साउथ एशियन, है ना, रीजन में जो एशियन ग्रुपिंग है, उसमें एक अभी भी रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है, स्टेट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया सर्वे 2024। उसमें ये प्रेजेंट किया गया है कि किन किन कंट्रीज का स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है, उनकी स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस किन किन कंट्रीज का ज्यादा है। तो ये, अब भारत को उसमें जो रैंक दी गई है वो 9th रैंक पर है आउट ऑफ 11। इंडिया among पार्टनर्स ऑफ लीस्ट स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस, लीस्ट स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस में रखा हुआ है इंडिया को। जबकि इंडिया, आप समझें कि ये जो साउथ चाइना सी है और ये इंडियन ओशन है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है थ्रू द सुंद्रा पोर्ट और स्ट्रेट्स, सुंद्रा स्ट्रेट और मलाका स्ट्रेट के थ्रू, है ना। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, और इसी पे तो डिस्प्यूट है, थ्रू द इंडोनेशिया पासिंग थ्रू Andaman Nicobar Sea, and in Malacca Strait passing through going into the uh,
साउथ चाइना सी। सो मैप अगर आप देखें और ऑब्जर्व करें तो इंडिया डायरेक्टली कनेक्टेड है। और हमने जो अभी अभी ये रिपोर्ट जो 2024 की आई हुई है, ये 2023 के डेटा इकट्ठा किया गया है। और ये रिपोर्ट जो है ये बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन है ना, लोगों से सर्वे किया गया है कि उनसे पूछा गया है कि ऐसे जी जस्ट लाइक यू नो आप जाते हैं और लोगों के साथ सर्वे करते हैं, पूछते हैं कि रेलेवेंस क्या है, तो सिटीजन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट। व्हेन इट comes to the list of countries with the most political and strategic influence in Southeast Asia, only 0.4% of those surveyed named India। 1% से भी कम इंडिया को, एक क्या आधे परसेंट से भी कम इंडिया का नाम लेते हैं। आप समझे बात को। चाइना टॉप द लिस्ट, चाइना पहले रैंक पर है, chosen by the 43.9% of those surveyed, followed by the United States 25.8%, Malta 26%, Japan 3.7%, यूरोपियन यूनियन 3.4%। तो आप समझें कि जब चाइना और यूनाइटेड स्टेट का ही यहाँ पे एक प्ले बना हुआ है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए। और इंडिया का तो लीस्ट कंसर्न स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर रख दिया गया है। और इसके अपने ही मीनिंग होते हैं। इंडिया इज अमंग द 3 पार्टनर्स ऑफ लीस्ट स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस फॉर द मेंबर कंट्रीज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन। इस साउथ एशियन नेशंस का पूरा नाम जो है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज with a score of 5.04 out of 11, while China is 8.98%। ठीक है, वो आप इस पे ना जाएं, इतना समझें कि जो हम अपने आप को समझते हैं एक्चुअल में वैसा नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड रियलिटी एज वेल। दुनिया जो हमको देखती है वो हमारे एंगल से नहीं देखती। हम अपने आप को क्या समझते हैं, दुनिया जो आपको समझती है वो आपके पूरे ओवरऑल स्ट्रेंथ के हिसाब से समझती है ना। इंडियंस आप समझते हैं 50% लोग पुअर हैं, एक्सट्रीमली पुअर है ना। और जो आटा चावल दाल वाले मैकेनिज्म में भी रहते हैं है ना। 80% 80 करोड़ लोगों को फूड सप्लाई किया जाता है ना। दैट मीन्स उनकी जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेटस है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में नहीं है, लेकिन एक है ना पॉवर्टी है। आप समझे बात को। फूड सप्लाई करना बेसिक नेसेसिटी होती है। घर बना देना, लैट्रिन बाथरूम कर देना, ये बेसिक नेसेसिटीज में आता है ना। अभी हम इसी से बाहर नहीं निकले। लार्ज पॉपुलेशन है, 10% लोग एफ्लुएंट है, नो डाउट अबाउट दैट। 10% लोगों के पास काफी वेल्थ है। लेकिन अगर आप बात करें 50% लोग लेस देन 10% नेशनल एसेट में रहते हैं है ना, जबकि 10% लोग 50% पर राज करते हैं। अब बात को समझे। मिडिल क्लास 40% का जो बैंड गैप है उसमें है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास का बैंड गैप भी काफी ज्यादा है। जबकि प्यू रिपोर्ट है, PEW प्यू रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे ना आपको पूरा स्टेटस मिलेगा कि हम एक्चुअल में क्या है। तभी तो प्रधानमंत्री कहता है कि अभी हम टेकअप कर रहे हैं है ना। ये जो 25 ईयर होगा ये हमारे लिए विकास का ईयर होगा। और विकास का जो मॉडल प्राइम मिनिस्टर ने सेलेक्ट किया हुआ है वो बहुत अजीब है। सारे नेशनल एसेट को सेल कर दिया जाता है इन द नेम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी रिसर्च। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, भारत में रिसर्च नहीं होता। यूथ पर्टिकुलरली सभी इंजॉय करने में लगे हुए हैं, मजा लेने में है ना। ये भारत की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। 25% यूथ ग्रेजुएशन तक जाते हैं, 25%। अब ग्रेजुएशन में जो एंटर भी करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में 10% जाते होंगे है ना। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन 10 उस भी डिग्री लेने के लिए जाते हैं, तो 1% लोग भी क्वालिटी पीपल नहीं निकलते। और वो भी एक सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। जो रिसर्च हो चुकी होती है 50% प्लेयर उसमें फोटो कॉपी कर करके सब कुछ कर लेते हैं। बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है। तो कोई एक्चुअल रिसर्च नहीं होती भारत में है ना। 5% लोग कुछ IIT में होंगे जो कुछ कर रहे होंगे है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये वो यहीं पे कुछ होता है।
लार्जली जो पॉपुलेशन है 1% लोग होंगे, 1% मैक्सिमम सीट भी होती है, अच्छी क्वालिटी की सीट, बाकी 99% यूं ही होते हैं, है ना। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इससे कंट्री पैरालाइज्ड हो जाती है। नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जब होता नहीं है तो कंट्री हमेशा सफर करेगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। जो आदमी पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो नेशन को में क्या कंट्रीब्यूशन करेगा, वो लाइबिलिटी बन जाएगा, है ना। समस्या की बात है ना। और पढ़ेगा लिखेगा कैसे जब 80% लोग तो यूं ही बेहाल हैं, जिनकी हालत ही खराब है ना। वो ह्यूमन रिसोर्स पर कैसे पैसे खर्च कर सकते हैं? 30 साल 25 साल इन्वेस्टमेंट करना, नहीं, घर के सारे पैसे इन्वेस्ट करना, ये बहुत अजीब होता है। भारत में बिजनेस का जो मॉडल है वो एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल है, फैसिलिटेटिव नहीं है ना। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो जो भी हम बात करते हैं डिसइन्वेस्टमेंट मॉडल किस तरह होगा, पहले उस पर एक रिसर्च होनी चाहिए, एक बहस होनी चाहिए कि इस तरीके का मॉडल होगा, है ना। अदरवाइज 10% लोग एफ्लुएंट होंगे, 90% लोग गुर्बत के नीचे वाली लकीर में होंगे, नहीं तो एक सोशल डिवीजन पैदा हो जाएगा इनइक्वालिटी का, है ना। फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा। अभी तो ये जो आप इतिहास के पन्ने कभी खोल के देखेंगे ना, तो वैदिक पीरियड के बाद, लेटर वैदिक पीरियड के बाद फिर ये जो पीरियड आए हैं, है ना, उसके बाद महाजनपदा बने और फिर उसमें केओटिक हुआ, फिर आया इन्वेजन हुए, फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हुए हैं, इसमें आप देखेंगे ना तो ये इनइक्वालिटी की एक आपको पूरा पूरा गैप दिखाई देगा। कोई बहुत ज्यादा एफ्लुएंट था, कोई कुछ कम था, कोई कुछ ज्यादा था, नहीं तो एक सोसाइटी एक केओटिक थी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ना होने की वजह से सोसाइटी क्रैश हो जाती है ना। सोसाइटी के जो वैल्यूज है ना वो कोलैप्स हो जाती है। बात को समझें आप लोग, हैं? ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। और भारत में बात करने लायक भी तो कोई बचा नहीं है, ये भी तो दुर्भाग्य ही है। जो इज्जतदार लोग हैं वो केवल अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करने वाले लोग, है ना, उनकी पास केवल बात ही होती है ना। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे तो वो तो थे ही ना। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं लेकिन कभी कोई चीजें सामने नहीं आती। लोगों को किस तरह एनर्जेटिक रखना है, किस तरह उनमें कुछ करना है ना, ये चीज एब्सेंट पाई जा रही है। यूथ पर्टिकुलरली आजकल क्वेश्चन करते हैं वेयर शुड आई गो, व्हाट शुड आई डू, है ना। क्वालिटी कंसर्न्स बहुत सारे हैं। एक्सप्लॉयटेशन के पूरे रिसोर्सेज खुले हुए हैं। मेरे वीडियो बना देने से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद नहीं होगी, है ना। ना ही आप लोग सोचेंगे तो कोई रिफॉर्म। ये तब होता है जब आप टॉप लेवल पर होते हैं। जो भी पॉलिसीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि उसकी उससे रेपोकेशंस क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या आएगा, इस पर हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। नोबडी इज आंसरिंग, नोबडी इज क्वेश्चनिंग, है ना। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। और हमेशा एक फैनिंग करना प्रोपेगेंडा, ये भी एक मीडिया का काम बन गया है। ये भी बहुत ड्रॉबैक है, ये भी। आई एम सॉरी, ये भी कंट्री के साथ चीजें ठीक नहीं है। हमें अपने ग्राउंड पर खड़े होने की जरूरत है कि व्हाट इज आई एम एंड व्हेयर शुड आई गो, है ना, आफ्टर दैट। अब मुझे कहाँ जाना है? हमारे पास बिलियन लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्या इनको सही जगह पर प्लेस किए हुए हैं? ये क्वेश्चन की बात है। ये समझने की बात है, कितने परसेंट लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना परसेंट लोगों को स्किल दी गई, कितना परसेंट लोगों को क्या और करना चाहिए। डेटा होगा तो हम प्लानिंग कर सकेंगे। डेटा सरकार के पास आता है लेकिन मुझे वो फॉल्स लगता है ना। मैं खुद अपने देखता हूँ तो मेरे अपनी निगाहों से गलत लगता है। तो लेकिन जो रियलिटी है, आप ग्राउंड पर निकल के बाहर देखते हैं तो वो आपको फैक्ट दिखाई देता है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को देखने की मैं निराशा की बात नहीं करता, ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है। अगर हम फेल हो रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें कि हम पास हो, ये हमें सोचना है और एफर्ट करनी है, दैट्स ऑल। बात यही है ना, बाकी कुछ और तो है नहीं। थोड़ा दुबले पतले ही रहेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव तो अचीव करें, जो लाइफ का पर्पज होता है। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा।
तो हमें ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत है, ना कि आप प्रॉब्लम में हैं तो आप डूब के मर जाएं, है ना। तो ये भी आप देखें तो हमारे पास जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो एग्जैजरेटेड हैं, दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इंडिया के बारे में बाहर जो ओपिनियन है वो बहुत अच्छी नहीं है। इंडिया की हमेशा गुर्बत जो है ना हमारे यहाँ, ये हमेशा दिखाई देती है चारों तरफ। बेरोजगारी पहला एक मुद्दा है। दुनिया में भारतीय लोग जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। और अब तो अभी तो टेक ऑफ मोड में है कंट्री और लगेगा इसमें। अभी चाइना इतना डेवलप्ड होने के बावजूद वहां से लोग भाग रहे, है ना। बहुत वहां की भी सिचुएशन खराब है, चाइना की भी। वहां से भी लोग माइग्रेट लार्ज स्केल पर करते हैं। मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू तोड़ तोड़ के अमेरिका में घुसे जा रहे लोग। अमेरिका में जितने माइग्रेंट जा रहे हैं 43% तो चाइनीज हैं। अब बताइए, जो अपनी कंट्री में रहने के लिए नहीं पा रहे, वीजा नहीं मिलता तो इलीगल क्रॉसिंग करते हैं। कितना रिस्कियर काम होता है इलीगल क्रॉसिंग करना, है ना। जान भी जा सकती है, डिटेन भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग इतना त्रस्त हैं अपने चीजों से वो करते हैं। तो हमें अपने स्टेट को बेहतर करने की जरूरत है। अब ये रिपोर्ट मुझे भी, ये जो रिपोर्ट है ये बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है, मैं जानता हूँ। ये इन्फ्लुएंशियल रिपोर्ट है कि किस कंट्री का ज्यादा इन्फ्लुएंस है ना। यूरोपियन यूनियन को उन्होंने पहले फोर्थ में रख दिया, चाइना को पहले क्यों रखा? क्योंकि चाइना ही तो यहाँ पे बेलिजरेंट है ना। इस रीजन में साउथ चाइना सी को 90% कहता है चाइना हमारा है। अब उसने फिलीपींस को अभी धमका दिया, नहीं, वाटर कैनन उसकी पोर्ट्स पर मारा, 2-4 लोग घायल हो गए। नहीं, ये बुलिंग का काम जो है चाइना करता है। अब फिर इसमें यूनाइटेड स्टेट भी प्रेजेंट है ना, इस पूरे रीजन में। तो उसने अपने फोर्सेस इंस्टॉल कर रखे हैं, ताइवान से लेकर के साउथ कोरिया, जापान और फिलीपींस में 9 बेस बना रखे हैं। यूनाइटेड स्टेट ने 9 बेसिस बना रखे हैं, वियतनाम में भी बेस बना लिया है। तो इंटायर रीजन को उसने घेर रखा है पहले से ही, है ना। तो उसका भी इन्फ्लुएंस है। अभी भी इंडिया ने एक प्ले कार्ड किया हुआ है, अभी भी जस्ट 10 दिन पहले मिस्टर एस जयशंकर वहाँ फिलीपींस गए तो वहाँ पे एक शिप भी लेके गए, है ना। और बताया कि पॉल्यूशन वाला, कंट्रोल वाला शिप है, जबकि वो शिप मिलिट्री की शिप थी। तो ये भी है, भारत ब्रह्मोस मिसाइल भी दे रहा है उसको, तो फिलीपींस को $350 मिलियन में। तो ये भी अच्छी बात है। इंडिया 9th रैंक पर है इन्फ्लुएंस में, रशिया भी है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर यूके है, फिर कोरिया है, फिर यूरोपियन यूनियन है। ये भी एक अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिनका ग्लोबली है, वो ही इसमें लिस्ट में बनाए गए हैं, है ना। इस रीजन का नहीं, ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात भी है इसमें। जापान है, यूरोपियन यूनियन है, तो बहुत ट्रस्टेड नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन क्वाड ग्रुपिंग बनने की वजह से अगर सम कर दिया जाए तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। 8.79 जो यूनाइटेड स्टेट का है, ऑस्ट्रेलिया का 5.5 है, रशिया इंडिया का 5.04 है। तो इस तरह अगर तीनों चारों को सम कर, जापान का भी 7.48 है, तो का सम कर दो, टोटल इन्फ्लुएंस इस रीजन का वे अवे है ना, ग्रेटर देन द चाइना। तो ठीक है, ये भी चीजें अच्छी हैं, आउट ऑफ 11 है, ठीक है। तो हमें अपने आप को ना ही अंडर एस्टिमेट करना, ना ओवर एस्टिमेट करना है। जैसे हैं वैसे हैं, हम रियलिटी जानते हैं और हमें अपने आप को प्रॉपरली अरेंज करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। ना ही हमारे पास निराशा की जगह है, ना ही बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाने की जरूरत है। हमारे यूथ जो है पर्टिकुलरली बड़े ही एक्साइटेड मोड में रह रहे हैं आजकल, है ना। वो सुपर पावर वाले मोड में रह रहे हैं। क्योंकि मोदी हमेशा कहता है कि भारत सुपर पावर बन रहा है, तो ये है वो है है ना। मुझे तो बिल्कुल हंसी आती है, क्योंकि मैं रियलिटी भी जानता हूँ, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी जानता है रियलिटी क्या है, ऐसा बात नहीं है। तो जिस सिस्टम में बैठे लोग हैं, दे आर वेल एक्सपर्ट अबाउट दैट, वो रियलिटी में। लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो कुछ ना कुछ करना होता है ना। सो पब्लिक भी ठीक है, एक्साइटेड रहती है, अच्छी बात है। सो थैंक यू वेरी मच। हम इंडिया को मलाइन नहीं कर रहे, है ना। इंडिया को हम
अपने लोगों को कह रहे हैं कि हमें राइट पोजीशन पर आने की जरूरत है। इंडिया जहां है वहां तो है, कलेक्टिवली हम काफी स्ट्रांग हैं, इंडिविजुअली हम कमजोर हैं, ये बात समझने की जरूरत है ना। इंडिविजुअल में वी आर नो वीकर पोजीशन, और कलेक्टिवली तो हम स्ट्रांग हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स। ये हमारे अपने ओपिनियन है। ओके, आफ्टर रीडिंग ऑल द डेटाज एंड various things. So very, very thank you for watching.